जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास के यूनिट 2 के जो काफ़ी फेमस और हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। मनरेगा के बारे में क्या सही है? पहला, यह संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति करता है। दूसरा, यह ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तीसरा, यह देश के सभी जिलों में लागू है। अच्छा, यह संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो हमें क्या करता है, एक भारतीय को और एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, आजीविका का अधिकार प्रदान करता है ना, एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इसके तहत क्या करता है मनरेगा, यह संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति करता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि यह आपका अधिकार है, आप अधिकार के तहत इस रोजगार की मांग कर सकते हैं। यह ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। बिल्कुल, आप आवेदन करेंगे तो क्या आपको गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाएगा। और यह देश के सभी जिलों में लागू है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यह देश के सभी जिलों में लागू नहीं है। जैसे आपको पता ही होगा कि दिल्ली जैसी जो शहर है वो कम्प्लीटली शहरीकरण है, और यह किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई आपका ए ऑप्शन, ए और 2 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 कार्यक्रम मनरेगा के साथ विलय कर दिए गए हैं? चलिए अब इसको थोड़ा सा आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसका सही आंसर क्या है, SGRY और NFWP ये दोनों योजनाएं हैं जो पहले चलती थी, उनको क्या किया गया, मनरेगा के साथ इनको विलय कर दिया गया। ठीक है, चलिए मनरेगा में काफ़ी सारे इफ़ एंड बट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो हम कंडीशनल क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत जो डेटे आता है उन्हें, जो भी डेटा आएगा उसे आपको ध्यान रखना है। मनरेगा योजना को योजना के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे अधिनियमित किया गया था ना, जो 5 ईयर प्लान हमारा चलता है उसके किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अधिनियमित किया गया, इसे ध्यान दीजिएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 10वीं और 9वीं। तो इसका सही आंसर क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया था, इसे अधिनियमित किया गया था। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की अवधि क्या है, मतलब कितने दिन में इसका भुगतान किया जाता है, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या 15 दिन के भीतर या प्रति तीसरे दिन? तो इसका सही आंसर क्या है, या तो प्रति सप्ताह तो करना ही है, लेकिन अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर आपको इसको भुगतान करना है। चलिए, मनरेगा के तहत आवेदक को आवेदन की तिथि से कितने दिन के भीतर रोजगार की गारंटी मिल जाती है? तो 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा ये अच्छा क्वेश्चन है एक। मनरेगा के तहत आवेदक कार्यस्थल से कितनी खाली स्थान से अधिक दूरी पर रहता है तो उससे यात्रा और निर्वाह भत्ता मिलेगा? 2 किलोमीटर से अधिक दूरी, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ता का पात्र हो जाता है। कोशिश की जाती है कि उसी ब्लॉक में या 5 किलोमीटर के दायरे में क्या किया जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। चलिए, यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है तो न्यूनतम मजदूरी का कितना प्रतिशत उसे यात्रा और निर्वाह भत्ता मिलेगा? अभी हमने देखा जस्ट उसमें दूरी पूछा गया था, इसमें निर्वाह भत्ता पूछा गया है। तो न्यूनतम मजदूरी का 20%, न्यूनतम मजदूरी का 15%, न्यूनतम मजदूरी का 12%, न्यूनतम मजदूरी का 10%। तो इसमें क्या है, न्यूनतम मजदूरी का 10% उनको यात्रा और निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जाएगा यदि वह 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से मनरेगा हेतु पात्रता है?
पहला, आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना चाहिए। दूसरा, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, आवेदक को निश्चित रूप से बीपीएल परिवार से होना चाहिए। तो क्या आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना चाहिए? बिल्कुल सही, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही योजना है। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब वो बालिग हो चुका रहे, बिल्कुल ये भी सही है। आवेदक को निश्चित रूप से बीपीएल परिवार से होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इसमें किसी प्रकार का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से दो ही इसमें कंडीशंस हैं, वो तो या तो वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो पहला, और दूसरा आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में क्या सही है? पहला, ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करती है। दूसरा, जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिनों के भीतर जारी होना चाहिए। तीसरा, इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीर होगी जो काम करने की इच्छुक हैं। चौथा, प्रति जॉब कार्ड 2 रुपये शुल्क निर्धारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, यह तो निःशुल्क दिया जाता है जॉब कार्ड, है ना, तो भाई इसमें कोई शुल्क नहीं है, तो यह स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। तो जैसे ही हमने 4 को एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो 1, 2 और 3 पहले के तीनों कथन सही हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा में प्रमुख हितधारक है? वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है हितधारक कौन कौन से हैं इसमें, है ना, मनरेगा के अंतर्गत। तो पहला, मजदूरी चाहने वाले। दूसरा, ग्राम सभा। तीसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान। चौथा, जिला कार्यक्रम समन्वयक। पांचवा, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी। छठवां, राज्य सरकार। तो इसमें ध्यान से देखिए कौन सा हितधारक होंगे। तो इसके हितधारक सभी के सभी होंगे, सभी इसमें हितधारक होते हैं। यहाँ लाभार्थी नहीं पूछा गया है। लाभार्थी जिसको लाभ मिलेगा हम बोलेंगे तो मजदूरी करने वाले लोग होंगे, है ना, लेकिन हितधारक जो इसमें जुड़े हुए हैं, जिनका हित जुड़ा हुआ है इस एक्ट के तहत, तो वो सभी के सभी क्या हैं, इसमें हितधारक होते हैं। ठीक है, चलिए, मनरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड कितने वर्षों के लिए वैध है? बहुत इजी क्वेश्चन। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो कितने साल के लिए? तो 5 वर्ष के लिए वैध होता है। 5 वर्ष के बाद इसका क्या कराना पड़ता है? रिन्यूअल कराना पड़ता है। मनरेगा अधिनियम के अनुसार आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है यदि आवेदन करने के खाली स्थान के भीतर दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन के भीतर, है ना। 15 दिन के भीतर यदि उसे रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगारी भत्ता के क्या हो जाता है? पात्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कम से कम खाली स्थान प्रतिशत कार्य निष्पादन के लिए आवंटित किए जाएंगे। तो कितने प्रतिशत काम आवंटित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 50% जो कार्य है वो ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाएंगे निष्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत किसी गांव के लिए परियोजनाओं की सूची की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, किसके द्वारा अनुशंसा की जाती है यहाँ पे पूछा गया है। वर्ड को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनुशंसा कौन करेगा कि ये काम कराएंगे? वो कौन करता है? ग्राम सभा करता है। किसी भी ग्राम पंचायत का कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा, अनुशंसा करेगा। मनरेगा के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम की मजदूरी लागत का कितना प्रतिशत केंद्र वहन करती है? अब यहाँ पे कीवर्ड थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अकुशल शारीरिक श्रम की मजदूरी लागत का कितना प्रतिशत केंद्र वहन करती है? तो इसका सही आंसर है 100% केंद्र वहन करती है। यहाँ पे केंद्र प्रायोजित योजना का व्यय नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अकुशल शारीरिक श्रम की मजदूरी लागत का, जो भी मजदूरी लागत होगी उसका कितना वहन करेगी? तो 100% केंद्र वहन करेगी, है ना। और अर्धकुशल आ जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग होता है। ठीक है, मनरेगा क्रियान्वयन के संबंध में क्या सही है? इसमें मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 रखना होगा।
वृहद स्तर पर मशीनरी की अनुमति होती है। तो क्या मशीनरी की अनुमति होती है? ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मजदूरी और सामग्री का अनुपात कितना रखना होगा? 60:40 का रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत किसी गांव के लिए परियोजनाओं की सूची किसके द्वारा अनुमोदित की जाएगी? अब उसके जस्ट पहले हमने देखा था परियोजनाओं की सूची की अनुशंसा, यहाँ पे क्या पूछ रही है? अनुमोदन। तो अनुमोदन कौन करेगा? जिला पंचायत करता है ना। तो ये से नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत कम से कम खाली स्थान लाभार्थी महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। 1/3, 2/3, आधा भाग, 1/4 भाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 भाग महिलाएं कम से कम इसमें होंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनरेगा के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जाती है? भूमि, भुवन, पृथ्वी और ग्लोब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवन मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जियो टैगिंग करते हैं, है ना। मनरेगा के अंतर्गत परिवार के कितने सदस्य जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण करा सकते हैं? तो अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक 1 सदस्य, अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक 2 सदस्य, फिर नेक्स्ट है 3 सदस्य और अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक सभी सदस्य। तो सभी सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं? पंजीकरण करा सकते हैं, इसीलिए सभी सदस्य आएंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक सदस्य को ही इसमें क्या किया जाएगा? नौकरी दी, मतलब काम दिया जाएगा। ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मनरेगा के अंतर्गत जो एक विशेष श्रेणी बनाई जाएगी या कमजोर समूह जो बनाया जाएगा उसमें शामिल होते हैं? तो आदिम जनजाति समूह, HIV पॉजिटिव व्यक्ति, खानाबदोश जनजाति समूह, पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, विशेष परिस्थितियों में महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। तो छयों के छयों कमज़ोर समूह में आते हैं। दोस्तों आपको छयों के छयों का नाम कम से कम याद रखना है और ये मनरेगा के अंतर्गत विशेष श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके बारे में क्या सही है? पहला क्वेश्चन, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। प्रोफेसर आर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत का आधार बनी। तो क्या यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है? हमने क्या पढ़ा है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो 2 स्टेटमेंट गलत, तो हम सीधे पहुंच जाते हैं ऑप्शन सी में, 1 और 3 में। प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति ने सिफारिश की थी कि एक आजीविका जिसमें आजीविका से संबंधित किसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें लक्षित जो वर्ग होंगे वो समूह होंगे, ना कि व्यक्तिगत होंगे। तो आजीविका क्या करता है? एक लक्षित समूह को वह टारगेट करता है ना, जैसे SHG वगैरह हो गए। तो उनके आधार पर इनका क्या किया गया? फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे NRLM के मुख्य घटक हैं? सामाजिक लामबंदी, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और अभिसरण। तो ये चारों के चारों मुख्य घटक है इसके दीनदयाल अंत्योदय योजना के, है ना। तो इसे आपको चारों के चारों को याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजनाएं या कार्यक्रम कौन सी हैं? पहला महिला किसान सशक्तिकरण, दूसरा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तीसरा स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, चौथा PM कौशल विकास योजना। तो हमने सभी जितने भी उसके उप कार्यक्रम थे हमने डिटेल में पढ़ा है। तो चौथा तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप चौथे को एलिमिनेट करेंगे तो आप ऑप्शन सी में पहुंच जाते हैं। 1, 2 और 3 तीनों की तीनों क्या हैं? उप योजनाएं हैं। ठीक है, NRLM के तहत केंद्र और राज्यों के बीच व्यय का अनुपात क्या है? 25:75, 75:25, 40:60 और 60:40। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे जल्द
जल्दबाजी में आपको पहले को आंसर नहीं लगा देना है, वो भी 25-75 है, लेकिन एक्चुअल में है क्या 75-25, है ना। मैंने जानबूझ के इसको रखा है फ्रंट में ही, अक्सर बच्चे देखेंगे 25-75 लगा देंगे, लेकिन पहले में केंद्र है फिर दूसरे में राज्य है, तो पहले में केंद्र 75 फिर 25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एनआरएलएम में ऋण प्राप्ति हेतु एसएचजी के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है? एसएचजी को कम से कम 6 माह से सक्रिय होना चाहिए, एसएचजी को पंचसूत्र का पालन करना चाहिए और नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार योग्य होना चाहिए। तो बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट शर्त बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डे एनआरएलएम के अंतर्गत लक्ष्य समूह की पहचान किस पद्धति द्वारा की जाती है? पहला, गरीबों की सार्वजनिक पहचान पद्धति, दूसरा गरीबों की सामुदायिक पहचान पद्धति, तीसरा गरीबों की सहभागी पहचान पद्धति, गरीबों की एकल पहचान पद्धति। तो हमने क्या देखा है, इसकी पहचान पद्धति क्या है? गरीबों की सहभागी पहचान पद्धति। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना बनती है या स्टेटमेंट वाले में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एनआरएलएम को निवेश सहायता प्राप्त है? विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, सिडबी। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्व बैंक। चलिए, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में क्या सही है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें एसएचजी समूह मुख्य लाभार्थी है। समुदाय निवेश कोष के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तो हमने इस योजना को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, तो इसका क्या है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है ग्रामीण क्षेत्रों को अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए। एसएचजी मुख्य लाभार्थी है इसमें, और इसमें जो भी वित्तीय सहायता दी जाएगी वो किसके द्वारा? समुदाय निवेश कोष के द्वारा दी जाएगी, तो इसलिए वो भी सही है। अब देखते हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में क्या सही है। यह डे एनआरएलएम की एक उप कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो हमने देखा है 5 इसके उप कार्यक्रम है, उसमें से क्या है? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भी, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एनआरएलएम में राष्ट्रीय स्तर पर शासन संरचना का प्रमुख कौन होता है? अब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है शासन संरचना, प्रधानमंत्री, मंत्री ग्रामीण विकास, सचिव ग्रामीण विकास या फिर निदेशक। तो शासन करने की संरचना का प्रमुख कौन होता है? मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के, वो उसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। डे एनआरएलएम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने संरचना होती है उसमें आपने देखा होगा सलाहकार समिति, क्या इसका मंत्री ग्रामीण विकास प्रमुख होता है? अधिकार प्राप्त समिति, सचिव ग्रामीण विकास, समन्वय समिति, मंत्री ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधक इकाई, इसका प्रमुख कौन होता है? निदेशक। तो इसमें कौन सा गलत है? ये थर्ड वाला गलत है। समन्वय समिति के अध्यक्ष या प्रमुख मंत्री नहीं होते हैं ना, ये भी कौन होते हैं? सचिव होते हैं, इसलिए तीसरा जो युग्म है वो हमारा गलत है, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एनआरएलएम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन संरचना का प्रमुख कौन होता है? देखिए, मुख्य परिचालन अधिकारी, मिशन निदेशक, तकनीकी सहायता अधिकारी, सचिव ग्रामीण विकास। तो परिचालन संरचना पूछ रहा है यहाँ पे, शासन संरचना नहीं पूछ रहा है ना। मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर दूं ताकि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। इसका सही आंसर क्या है? बी, मिशन निदेशक। देखिए, हमारे यहाँ 2 बिल्डिंग है जिसे हम बोलते हैं महानदी भवन, एक को बोलते हैं इंद्रावती भवन, है ना। महानदी भवन क्या है? मंत्रालय है, और इंद्रावती भवन क्या है? संचालनालय है ना, डायरेक्टोरेट है इंद्रावती भवन। तो जो शासन निकाय है, मतलब शासन संरचना का प्रमुख कहाँ बैठता है?
महानदी भवन में, इसे क्या बोलते हैं, जो नीतियों का निर्माण होता है, और इन नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है, इंद्रावती भवन वाले, क्योंकि वो संचालनालय है। तो वहाँ वो क्या है, परिचालन संरचना है ना, मतलब ऑपरेशनल सिस्टम कौन सा है, इंद्रावती भवन, और गवर्नेंस बॉडी कौन सी है, महानदी भवन। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिचालन संरचना, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जिसका है उसका प्रमुख कौन है, तो मिशन निदेशक, क्योंकि डायरेक्टोरेट में कौन बैठते हैं, डायरेक्टर ही बैठते हैं, है ना। SRLM के तहत राज्य स्तर पर परिचालन संरचना कितने स्तर पर विभाजित है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन से हैं, परिचालन संरचना 3 स्तरों पर विभाजित है। एक तो राज्य स्तर पर जो मिशन निदेशक होंगे, मिशन इकाई होगी, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर। ये सभी क्या है, परिचालन संरचना के अंतर्गत आते हैं। ये सभी नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, है ना। SRLM के तहत राज्य मिशन प्रबंधन इकाई यानी कि SMMU के बारे में क्या सही है। मिशन निदेशक इसका प्रमुख होता है। यह राज्य में परिचालन संरचना की सर्वोच्च इकाई है। यह जिला स्तर पर सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही भाई, जो भी मिशन प्रबंधक का प्रमुख कौन होगा, निदेशक होगा, मिशन निदेशक जिसे हम बोलेंगे। यह राज्य में परिचालन संरचना की सर्वोच्च इकाई है, क्योंकि ऑपरेशनल बॉडी है, इसकी सर्वोच्च इकाई यही है। यह जिला स्तर पर सहायता प्रदान करता है कि यह जो हमारे जिला मिशन इकाई होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है। दैट मीन्स तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ग्रामीण भारत में वर्ष 2019 में स्वच्छता का कवरेज प्रतिशत कितना हुआ, 39%, 33%, 50% और 100%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100%, क्योंकि 2014 में कितना था, 39% था। गवर्नमेंट ने कहा कि 2019 में हमने स्वच्छता का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में क्या सही है। यह 2 चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। केवल BPL परिवार ही पात्र है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गांवों को ODF बनाना है। तो क्या यहाँ पे केवल वर्ड आ गया है। अब जो भी बच्चे थोड़े से ट्रिक को समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, या केवल BPL परिवार ही पात्र है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो हम जैसे ही स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन C में पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर राइट, है ना। ये तीनों की स्टेटमेंट सही हो। ODF का तात्पर्य क्या है ना। खुले में जल निकास सुविधा, खुले में कचरा मुक्त, खुले में अति शौच मुक्त, या खुले में शौच मुक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुले में शौच मुक्त इसका सही आंसर होगा, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है। फिर SBMG के अंतर्गत यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत IHHL का तात्पर्य क्या है। व्यक्तिगत शौचालय, व्यक्तिगत स्वच्छता घरेलू शौचालय, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, बेहतर सामुदायिक स्वच्छता स्तर। तो IHH का क्या है, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गांवों की ODF स्थिति को सत्यापित करने के लिए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया। जो भी सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं वो कौन करता है। तो क्या ग्राम पंचायत करती है, या जल शक्ति मंत्रालय करता है, कि नीति आयोग करता है, या राज्य सरकार करता है। तो SBM जो G है वो किसके द्वारा किया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो कौन करेगा, जल शक्ति मंत्रालय ही करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन SBMG के लिए मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकास बैंक, IMF, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है, विश्व बैंक हमें क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ODF प्लस गांव के लिए कौन से मानदंड निर्धारित हैं। तो पहला है ODF स्थिरता,
दूसरा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा है तरल अपशिष्ट प्रबंधन, या चौथा दृश्य स्वच्छता। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है, चारों के चारों क्या है, ODF प्लस गांव के लिए, यानी कि दूसरे चरण में जो ODF प्लस गांव बनाने हैं उसके लिए चारों के चारों मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोबर धन का तात्पर्य क्या है? चलिए ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमने इसको पढ़ा हुआ है, गोवर्धन का पूरा नहीं पूछेगा तो कम से कम इसका फुल फॉर्म पूछने का चांस तो बनता ही है। तो इसका सही आंसर क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, यानी कि गोबर से हमें क्या बनाना है, वेस्ट टू वेल्थ बनाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर आता है गोबर धन का उद्देश्य क्या है। जिनको नहीं पता होगा वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों को शौचालय हेतु वित्तीय सहायता, ग्राम पंचायतों में गोबर संग्रहण केंद्र की स्थापना, सी हो जाएगा जैविक अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन, या गोबर से गोबर पेंट तैयार करना। तो जो नहीं सुने होंगे उनका पहला आंसर होगा, मेरे को लग रहा है, ग्राम पंचायतों में गोबर संग्रहण केंद्र की स्थापना। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट गलत है, हमने पढ़ा हुआ है इसको। जैविक अपशिष्टों का प्रभावी प्रबंधन करना है और उसी के तहत क्या करेंगे, हम जो भी हम प्लांट लगाएंगे या उपले बनाएंगे या फिर उससे खाद बनाएंगे तो हम धन के रूप में परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर धन के बारे में क्या सही है? यह SBM ग्रामीण का प्रमुख घटक है। इसमें व्यक्तिगत परिवार पात्रता रखता है। ग्राम सभा व्यक्तिगत परिवार की पहचान करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पे ग्राम सभा क्या करता है, व्यक्तिगत परिवार की पहचान नहीं करता। कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो 1 और 2 इज करेक्ट। ये हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ODF प्लस गांवों का वर्गीकरण है। पहला आकांक्षी गांव, दूसरा उन्नति गांव, तीसरा मॉडल गांव, चौथा ODF गांव। तो हमने इसको पढ़ा हुआ है। कौन कौन से गांव हैं? 3 ही गांव हैं। आकांक्षी गांव, आकांक्षी से थोड़ा अपग्रेड होके उन्नति गांव, उन्नति से थोड़ा अपग्रेड होके कौन सा गांव बनता है? मॉडल गांव बन जाता है। दैट मीन्स 4 को हमने एलिमिनेट किया तो ऑप्शन सी में पहुंच गए। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों करेक्ट। चलिए अब PM आवास योजना के बारे में हम अब शुरुआत करते हैं। PM आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2015। अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी ना, तो वो क्या करेंगे, 2 अक्टूबर वाले में से किसी को सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर ये दोनों ऑप्शन को रखे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि भाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही कुछ शुरुआत तो हुई होगी। तो ये दोनों के दोनों गलत है। 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ना आपके माइंड के साथ खेला जा सकता है एग्ज़ाम हॉल में। आप सभी ट्रिक को अब थोड़ा समझते जा रहे हैं तो अब दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय PM आवास योजना ग्रामीण को क्रियान्वित करता है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, या जल शक्ति मंत्रालय। वो थोड़ा सा मिस्टेक है, जल शक्ति मंत्रालय है ना। तो देखिए नोडल मंत्रालय है PM आवास योजना ग्रामीण का ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन इसको क्रियान्वित कौन करता है? क्रियान्वित करने का काम करता है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नोडल मंत्रालय है और ये क्रियान्वयन मंत्रालय है। ठीक है, चलिए PM आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों का न्यूनतम आकार खाली स्थान वर्ग मीटर है 25, 30, 35 या फिर 40। तो इसका सही आंसर क्या है? 25 वर्ग मीटर है। ठीक है,
पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई वित्तीय सहायता कितनी है? यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है मैदानी क्षेत्रों के लिए, है ना। तो पहले 1,30,000 रुपये देखे तो सीधा इसमें ही टिक नहीं करना है। कौन सा आंसर है? 1,20,000 रुपये मैदानी इलाकों के लिए वित्तीय सहायता है। मैंने जानबूझ करके पहले ऑप्शन में उसे रखा है ताकि आप तुरंत गलती कर दें। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों के लिए प्रति इकाई कितनी वित्तीय सहायता है? 1,20,000, 1,30,000, 1,10,000 या 1,00,000? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कीवर्ड को देखने की कोशिश कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र पूछा गया है, दुर्गम क्षेत्र और आईएपी जिले पूछे गए हैं। तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के लिए क्या है? 1,30,000 रुपये का वित्तीय सहायता दी जानी है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो इच्छुक लाभार्थी हैं स्थायी घर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर कितनी संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकता है? 3.5 लाख, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 70,000 तक। तो इसमें क्या है, 3% की जो दर होती है वो 3% के दर पर कितना, 70,000 तक वह क्या ले सकता है, अपना ऋण ले सकता है ना। तो 3% को याद नहीं रखना है तो 70% को कम से कम 70,000 को आपको याद रखना है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 रुपये। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों में क्या है, अभिसरण के माध्यम से एक दूसरे लाभार्थियों को क्या पहुंचाया जाता है, इसमें सहायता दी जाती है। तो उसी अभिसरण के तहत क्या होगा, आवास योजना का जो पात्र व्यक्ति होगा उसको 12,000 रुपये किसके माध्यम से मिलेंगे? स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है, ये अब जो अभिसरण कहलाता है ना। फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण का मनरेगा के साथ जब अभिसरण होता है तो लाभार्थी को कितने दिनों के लिए कुल अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार मिलता है? अब यहाँ पे ऑप्शन ए है 130 दिन, ऑप्शन बी 105 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट जब स्टडी कर रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट में दो अलग अलग वेबसाइट में एक जगह 90 दिन लिखा हुआ है, एक वेबसाइट में 95 दिन लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वेबसाइट है उसमें 95 डेज के लिए प्रावधान किया गया है। तो मैं चाहता हूं आप 95 डेज वाले को ही क्लिक करिएगा जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तब, क्योंकि कल के उसमें अगर 90 दिन लेता है तो आपके पास और एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट के डेटा को ही मानता है व्यापम, है ना। तो आप उसकी वेबसाइट की कॉपी उसमें लगा सकते हैं क्लेम करने के लिए। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ मिलकर घर में कितने एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराता है? ये भी क्या है, अभिसरण का ही हिस्सा है। तो 1 एलपीजी कनेक्शन, 2 एलपीजी कनेक्शन, 3 या फिर कराता ही नहीं यानी कि 0। तो कितने कराता है? अभिसरण के माध्यम से 1 एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी सूची का सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है ना। तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सचिव ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। तो लाभार्थी का जो सूची है उसका सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के पहचान का क्या आधार है? किस आधार पर हम लाभार्थियों की पहचान करते हैं? तो जनगणना 2011,
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो भी सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस 2011 में जारी किया गया था, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? लाभार्थियों की पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011। पीएम आवास योजना ग्रामीण के बहिष्करण में शामिल है। मतलब पीएम आवास योजना के तहत कौन कौन अपात्र हैं? बहिष्करण मतलब उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो जो पक्के मकान वाले हैं, ऐसे परिवार जिनको 10,000 मासिक आय से अधिक है उनका, आयकर दाता, 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसमें चारों के चारों क्या होंगे? बहिष्करण के अंतर्गत आएंगे। जो पक्के मकान हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही नहीं। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 10,000 से अधिक है वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। आयकर दाता तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। और ये क्रेडिट कार्ड वाले भी नहीं आएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जिनकी सीमा 50,000 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वचालित अनिवार्य समावेशन के लिए क्या क्या मानदंड हैं? आश्रय विहीन परिवार, भिक्षा पर जीने वाला, कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर, आदिम जनजाति समूह। मतलब स्वचालित अनिवार्य समावेशन का मतलब ये है कि यदि ऐसे लोग हमें मिलते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हो जाते हैं ना। आश्रय विहीन परिवार, भाई उनके पास घर ही नहीं है तो वो तो पात्र होंगे ही होंगे फर्स्ट। भिक्षा पर जीने वाले, दैट मीन्स उनके पास ना तो घर है न तो क्या है उनके पास कुछ जॉब है, तो वो डायरेक्ट स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक अनिवार्य समावेशन के मानदंड मतलब ऐसे लोग मिलेंगे तो वे ऑटोमेटिक इसके पात्र हो जाएंगे। किसके? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के। कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर और आदिम जनजाति समूह, इनके लिए किसी प्रकार की क्राइटेरिया नहीं है, ये सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण हेतु एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जन के लिए कुल लक्ष्य का कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा? 60%, 15%, 2%। मतलब 60% एसटी एससी के लिए, 15% अल्पसंख्यक के लिए और 2% दिव्यांगजन के लिए। उसी आधार पर बाकी ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 60%, 15% और 5%। अब ये किस आधार पे मैं बोल रहा हूँ? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वेबसाइट के आधार पर। मान लीजिए यहाँ पे 3% अगर व्यापम लेता है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पर तो भाई 5% दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में क्या सही है? यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना देश के संपूर्ण जिलों में लागू है। केंद्र एवं राज्यों के बीच में व्यय अनुपात 75-25 का है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। क्या यह योजना देश के संपूर्ण जिलों में लागू है? तो इसका नाम ही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसलिए यह संपूर्ण जिलों में लागू तो हो ही नहीं सकता। और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब व्यय का इसमें बंटवारा होगा, तो बंटवारे का हिस्सा क्या होगा? 75/25। तो इसलिए क्या होगा? सेकंड गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना बिल्कुल सही है। यह योजना देश के संपूर्ण जिलों में लागू है, बिल्कुल गलत। केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो व्यय अनुपात है, क्या वो 75-25 का है? तो बिल्कुल सरासर ये गलत है ना। तो इसमें कितना है? 60-40 का अनुपात रहता है। और उसके दुर्गम क्षेत्रों के लिए, मतलब जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए क्या हो जाता है? 90 और 10 का अनुपात हो जाता है। तो ये भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। मतलब यह केंद्र प्रायोजित योजना तो है। चलिए, तो इस हिसाब से आज हमने पूरे
आपके जो मेजर जो कोर आपके गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको हमने कवर किया। अब कल हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे आपके आजीविका के लिए, फिर आजीविका के अब बाकी टॉपिक को अब कवर करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब पर अपलोड कर देता हूं, ताकि आप जैसे एक बार तो यहाँ आपने पढ़ लिया, लेकिन जैसे सपोज़ सामने बैठ के बनाना है विद इन टाइम बाउंडेड के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा PDF निकाल करके देखिए कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितने सही आंसर आप बना पा रहे हैं, तो उससे भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब पर अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय